आवाज क्लियर आ रही है अमन? टाइप इन चैट बॉक्स। कहाँ तक हम हुआ था अमन, कोई बताएगा? टाइप इन चैट बॉक्स। इनऑर्गेनिक में कहाँ तक हुआ था? फिजिकल में कहाँ तक हुआ था? फिजिकल में कहाँ तक हुआ अमन? और हमको जरा इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन जो हमने पढ़ाया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एक बार कोई नोट्स हमें भेज देगा, ताकि उसमें हमें ये पता लग जाए कि हमें सिलेबस खत्म हो गया। मेटा स्टेबल फिजिकल। ठीक है, हम लोग को यही पढ़ना ना। एक सेकंड, क्या दिखा रहे देखें। तो मैंने ये कवर करा दिया है। ठीक है, हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, पहले आज वाला देख लेते हैं। ठीक है। ओके ओके। देखो, इसके माध्यम से पढ़ा दे रहे हैं। इसके अंदर क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था भाई कि हमारे अंदर टोटल इसके अंदर जो फेज होता है, यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है एक ही कंपोनेंट होता है, वो भी सल्फर होता है। और इसमें जो फेज होता है टोटल 4 फेज होते हैं। सल्फर रोम्बिक का,
सल्फर मोनोक्लिनिक होता है, सल्फर लिक्विड होता है और सल्फर वेपर होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये 4 पढ़ा था। ठीक ठीक ठीक, हम पढ़ा दे रहे हैं आज। इसके माध्यम से हम कॉपी लिए ना, अपने कॉपी से ही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, लिखना भी नहीं पड़ेगा और हमें आराम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सल्फर मोनोक्लिनिक है, सल्फर रॉम्बिक है, सल्फर वेपर। तो मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग यही पढ़ा था टोटल हम लोगों ने कि भैया हमारे पास टोटल, थोड़ा एक बार रिवीजन करा के आगे बढ़ते हैं एकदम से। देखो देखो सल्फर जो होता है वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर कंपोनेंट कितना, एक होता है, फेज कितना होता है, टोटल 4 होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सल्फर रॉम्बिक और मोनोक्लिनिक क्या होता है, 95 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। फिर सल्फर रॉम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्स मतलब इक्विलिब्रियम में रहता है। और रॉम्बिक सल्फर लिक्विड के लिक्विड सल्फर के इक्विलिब्रियम रहता है, और मोनो सल्फर भी लिक्विड सल्फर के इक्विलिब्रियम में रहता है। और फिर लिक्विड वेपर क्या होता है, वेपर सल्फर में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ पे ये जान रहे हैं कि हमारे पास कंपोनेंट यहाँ पे एक ही है, लेकिन फेज हमारे पास टोटल कितना है, 4 फेज है। यानी कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर सी माइनस पी प्लस टू। यानी कि कंपोनेंट एक है, फेज 4 है, और हमारे पास ये 2। तो 4 में से 1 माइनस करो क्या आ जाएगा, -3 आएगा। और -3 में से 2 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसमें हमने ये बताया था कि -1 जो हमारा होता है मीनिंगलेस होता है किसी भी सिंगल कंपोनेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप ग्राफ में देखोगे, मैंने ग्राफ बताया कि देखो यहाँ पे क्या होता है। हमने आपको यही बताया था कि आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, जाहिर सी बात है कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल, कोई भी सॉलिड पार्टिकल होता है, उसको पहले गर्म करोगे। जब वो गर्म करोगे इसको, जब गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे, इसके ऊपर प्रेशर दोगे, तो हमारा जो सॉलिड आइस होगा या फिर सॉलिड सल्फर होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉलिड सल्फर। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिए, प्रेशर दिए, तो क्या हो गया, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको थोड़ा सा प्रेशर दिए, टेम्परेचर दिए, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर जो भी दिए, तो हमारे क्या हो जाएगा, लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट होने के बाद थोड़ा और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाए, जब टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वेपर सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर सल्फर। जैसे पानी होता है ना, सॉलिड स्टेट में रहता है, उस पर थोड़ा टेम्परेचर लगाओ, ऊपर से प्रेशर लगाओ। तो प्रेशर टेम्परेचर लगाते हैं तो हमारा सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो सल्फर सिस्टम होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। जब यहाँ पे, जब स्टार्टिंग में सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं सल्फर रॉम्बिक, सल्फर रॉम्बिक होता है। सल्फर रॉम्बिक को टेम्परेचर प्रेशर दोगे तो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। या मोनोक्लिनिक को टेम्परेचर प्रेशर दो, या इसको इसको मान लेते हैं कि 95 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो हमारा मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है। और थोड़ा ज्यादा दे देते हैं तो डायरेक्टली लिक्विड कन्वर्ट में यहीं से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्या हो रहा है, पहले सल्फर रॉम्बिक से मोनोक्लिनिक हो रहा है। ठीक है, मोनोक्लिनिक हो रहा है, फिर मोनोक्लिनिक भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये भी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको 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 यहाँ तक करने में कम टेम्परेचर लगे, क्योंकि पहले नॉर्मल से पहले मोनोक्लिनिक बना, मोनोक्लिनिक से लिक्विड बन जाएगा, तो इसको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इस तरह साइक्लिक पाथ मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर 95 दियो ना, इसको लगभग 112 डिग्री दे दो, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने पढ़ा भी था पहले भी कि वाटर वाले केस में कि जब सॉलिड मतलब आइस लेते हैं, डायरेक्टली आप गर्म करते हैं तो गैसेस फॉर्म में चला जाता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसी तरीके से ये भी कुछ है। ठीक, कि सल्फर रॉम्बिक मोनोक्लिनिक में, इक्विलिब्रियम में, और सल्फर रॉम्बिक जो हमारा है लिक्विड के में भी है। जिस तरीके से वाटर का ये आइस होता है, उस तरीके से सल्फर रॉम्बिक है, ये मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 फेज यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो 4 फेज में हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि भैया इसके अंदर जो फेज होता है, यहाँ पे टोटल कितने कर्व होते हैं, तो कहोगे कि कर्व आपको कितने मिलते हैं, ए बी। कर्व इसके अंदर कितने मिलते हैं, तो कहोगे सर ए बी था, ए बी, फिर उसके बाद क्या था, बीसी था, बीसी हो गया। फिर सी डी है तो सी डी हो गया। फिर बीई है तो क्या हो जाएगा, बीई देखने को मिला। फिर उसके बाद ई एफ हो गया, आपने पढ़ा था। और यहाँ पे कहोगे कि 3 तो मेटास्टेबल कर्व है, कौन कौन सा है, कहोगे बीओ है, सीओ है और ईओ है। ये क्या है, मेटास्टेबल कर्व है, कौन कौन सा, बीओ है, सीओ है। ठीक है, जितने डॉट लाइन से दिखाया गया ना, देखो कौन कौन सा डॉट है, देखो बीओ, सीओ और ईओ। तो जितने डॉट लाइन से दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 3 डॉट लाइन, 3 डॉट लाइन मेटा स्टेबल कर बीओ, सीओ और ईओ।
यहाँ पे 4 एरिया है, कौन सा एरिया कौन सा है तो कहोगे ABC और D। ये वाला एक अलग एरिया है, ये पूरा, ये क्या है, ये पूरा एक अलग एरिया है। ठीक है, उसके बाद कहोगे DDCEF। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये अलग एरिया, एक एरिया, ये वाला पूरा अलग एरिया, दूसरी एरिया हो गई। तीसरी एरिया कौन सी होगी, ABEF, ये वाला पूरा अलग एरिया हो गया। और एक बीच वाली एरिया हो गई BCE वाली। तो टोटल 4 एरिया कौन सी हुई, ये पूरा एक एरिया हो गई। ठीक है, एक एरिया, फिर यहाँ वाली इस लाइन के बाद एक एरिया पूरा हो गई, फिर इधर की तरफ पूरा एक एरिया हो गई, इधर वाला, फिर एक तुम्हारा बीच वाली एरिया हो गई। टोटल 4 एरिया पाया जाता है। ट्रिपल पॉइंट कौन सा है, तो BCE। देखो बी पे भी 3 कर्व मिल रहे, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है। सी पे भी एक इधर से मिल रहा है, एक ऊपर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है। ई पे भी आपको एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, एक ऊपर से मिल रहा है। तो टोटल आपको 3 ट्रिपल पॉइंट देखने को मिलता है। हम लोगों ने कर्व एबीओबी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, अब मेटास्टेबल कर्व के बारे में देखेंगे। तो मेटास्टेबल कर्व कौन से हैं तो आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख देते हैं, ये क्या है, BC है, डॉट लाइन क्या है, BO है, OC है, और उसके बाद E है डॉट लाइन। ठीक है, इस तरीके से है ना। ठीक है, हेलो, आवाज क्लियर है, ऑडियो विजिबल है, टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक है, देखो, अब हमारे पास क्या है, BO हमारा क्या होता है, मेटास्टेबल कर्व होता है। और आपने पढ़ा था कि इस तरीके के पोर्शन जो होते हैं, आपने यहाँ पढ़ा था, ये जो था इस तरीके से, ये BO है। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ जरा। विजिबल है, आवाज क्लियर आ रही है, टाइप इन चैट बॉक्स। हेलो, टाइप इन चैट बॉक्स। बीच में, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, आ रहा है आवाज, ठीक है। देखो, ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारे पास है BO कौन सा था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा था कि ये इस तरीके से 3 डॉट लाइन थी।
तो यहाँ पे O था, यहाँ पे B था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, C था। ये था हमारे पास BC थी ना पूरा। हमें क्या मेटा स्टेबल कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या BO है, OC है और OE है। ये जो डॉट लाइन है उसको लोग बीओ बोलते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या बोला जाता है, ये एक तरीके क्या है, ये हमारा एक मेटा स्टेबल कर्व के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने ग्राफ में लिखा है। और सब्लिमेशन कर्व किसका है, तो सल्फर रोम्बिक का। तो जो आपने ग्राफ में बनाया है, ग्राफ एक जगह बनाओगे तो वहां पे सब लिखा हुआ है। तो क्या है कि बीओ जो हो रहा है मेटा स्टेबल कर्व है किसका, सब्लिमेशन कर्व है किसका, सल्फर रोम्बिक का। अगर हीटिंग हम लोग देते हैं सल्फर रोम्बिक के ऊपर, तो ये जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है इसके अंदर। मतलब कि यहाँ पे आपने यही पढ़ा था ना कि भाई ये सल्फर रोम्बिक होता है, ये भी सल्फर रोम्बिक होता है, और यहाँ बीच में क्या होता है, मोनोक्लिनिक पाया जाता है। लेकिन हम खाली इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस रीजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग लगातार हीटिंग देते हैं, लगातार हीटिंग देते हैं, तो जो सल्फर रोम्बिक होगा वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा सल्फर मोनोक्लिनिक में। ठीक है, आप इस टेम्परेचर के पास वो पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो हमारा मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगा। यही कह रहा है कि भैया ये सब्ली कंटिन्यूअसली हीटिंग देते हैं सल्फर रोम्बिक के ऊपर, तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा सल्फर मोनोक्लिनिक में। अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर द कर्व एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बी। अगर इस एक मतलब बी और मतलब यहाँ बी से चालू करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे बीओ के बारे में बात किया जाए तो मान लो यहाँ पे है तो सल्फर रोम्बिक है, ठीक है। अगर हम इतना इसमें टेम्परेचर दे के हमारा बी से क्या हो जाए, ओ में यहाँ तक पहुंच जाए, क्या चला जाए, डॉट लाइन ओ तक पहुंच जाए, तो क्या होगा, ये देखिए। तो जब ओ तक चला जाता है ना बच्चों, जब ओ तक चला जाता है तो कहोगे कि जो मेटा स्टेबल कर्व होगा वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम दिखवाएगा किसके किसके बीच में, तो कहोगे सल्फर रोम्बिक के बीच में और सल्फर आपका मोनोक्लिनिक के बीच में या सल्फर वेपर के बीच में। तो ये कह रहा है, देखो सिंपल सिंपल आपको यहाँ पे अगर समझोगे तो आपको कर्व के हिसाब से ये समझ में आएगा। ये कर्व बहुत सिंपल है। ये कह रहा है इस कर्व के अनुसार, ये कह रहा है कि भैया ये जो हमारा कर्व है बीओ कर्व के बारे में बात किया जाए, तो ये हमारा ये है कि अगर हम बी और ओ के बारे में बात किया जाए तो हमारा ये कह रहा है कि सल्फर रोम्बिक है। आप इसको टेम्परेचर दे लो तो भी ये मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये आप टेम्परेचर दोगे ना, टेम्परेचर दोगे आप, ये आप इसको टेम्परेचर देने वाले अगर हो तो रोम्बिक वाला क्या होता है, डायरेक्टली ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसी के बारे में बताया कि भैया हमारे पास टोटल कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए कि जो सल्फर रोम्बिक का एक सेकंड, देखो ये बता रहा है कि जो सल्फर वेपर देखो जो मेटा स्टेबल कर्व होता है, ये जो दिखा रहा है इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में दिखा रहा है, तो रोम्बिक के बीच में और वेपर के बीच में दिखा रहा है। मोनोक्लिनिक को ये कंसीडर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कर्व किस तरीके से बन रहा है, कर्व कहीं ना सर्कुलर बन रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ बन रहा है। नीचे से ऐसे बनता है तब हम कहते हैं कि चलो मोनोक्लिनिक को प्रिफरेबल मान के लेके चल रहा है। तो इसीलिए कहोगे कि एक मेटास्टेबल कर्व है जिसके अंदर दो मतलब कि कर्व जो है दो लोगों के बीच में इक्विलिब्रियम में है, एक सल्फर रोम्बिक के बीच में और सल्फर वेपर में है। इसीलिए सिस्टम यूनिवेरिएंट होगा। आपको लगभग लगभग यूनिवेरिएंट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वन लगभग सबका ही आएगा। सीओ क्या होता है, इसको हम लोग वेपराइजेशन कर्व बोला जाता है। तो वेपराइजेशन कर्व क्यों बोलोगे, तो जो सीओ होता है इसके अंदर कहोगे एक सल्फर लिक्विड होता है और सल्फर वेपर होता है। अब यहाँ ग्राफ में देखो, देखो सीओ के बारे में बात किया जाए, सीओ के बारे में बात किया, देखो ये सीओ के बारे में बात किया जाए तो देखो सीओ के बारे में आप कहोगे कि सर मोनोक्लिनिक है ना। यहाँ देखो ये जो पूरा एरिया कवर कर रहा है डॉट लाइन के नीचे, ये पूरा क्या कर रहा है, वेपर कंटेन कर रहा है। और ये इसी पॉइंट पे जाके जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो सल्फर लिक्विड का पार्ट है। हम ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तब तो मोनोक्लिनिक पढ़ेंगे, हम अभी नीचे ये वाला हिस्सा पढ़े, डॉट लाइन के नीचे वाला पढ़ रहे हैं। जब भाई जब बीओ लेंगे और सीओ लेंगे तो क्या होगा, अब जैसे ओसी लेंगे तो क्या कहोगे किससे किसके बीच में इक्विलिब्रियम है, कहोगे ये तो वेपर हो गया और ये लिक्विड हो गया इसके बीच में। भाई ये जो पॉइंट है ये पूरा एरिया इस लाइन को एक बार छुपा लो, इस लाइन को छुपा लो तो किसके किसके बारे में बात है भाई, तो ये पूरा एरिया नीचे का तो वेपर का है। वेपर के बारे में बात कर रहे हैं और सल्फर लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहोगे
कि सीओ जो हमारा होता है यहाँ पे, ओके, सीओ जो होता है एक मेटा स्टेबल वेपोराइजेशन कर्व होता है। इसमें क्या होता है, जो सल्फर लिक्विड होता है, कर्व ऑफ जो सल्फर लिक्विड होता है अगर बात करोगे, ये कहोगे कि दो फेज होते हैं, एक सल्फर लिक्विड फेज होता है, एक सल्फर वेपर फेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको दो फेज देखने के लिए मिलेगा। कहोगे एफ बराबर में सी माइनस पी प्लस टू, 1 - 2 + 2 कितना हो गया, 1 आ गया। अब बात करेंगे ईओ के बारे में। अब ईओ के बारे में अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर ईओ के बारे में बात करेंगे तो सल्फर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के बारे में बात करेंगे। तो कहोगे कि ये जो बेसिकली होता है मेल्टिंग पॉइंट कर्व के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। अब ईओ के बारे में बात करोगे तो ईओ क्या है, ईओ है, तो ईओ को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। और मेल्टिंग पॉइंट कर्व कैसे है, आप कहोगे कि यहाँ पे इधर इस लाइन के इधर की तरफ क्या है, सल्फर रोम्बिक है, मेल्ट होके इधर क्या आ रहा है, मोनोक्लिनिक में आ जा रहा है। देखो इस डॉट डॉट लाइन के पास देखोगे तो इधर की तरफ क्या है, इस पूरे एरिया को, इस लाइन को एक बार जब ईओ ले रहे हो ना तो इसको मान लो छुपा लो हरी वाली लाइन को, कहोगे इस एरिया क्या है, पूरा रोम्बिक है। रोम्बिक को थोड़ा गर्म करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है इधर की तरफ मोनोक्लिनिक में। जब समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा इस तरीके से डॉट लाइन है, तो ये डॉट लाइन है ना, ऐसे ऐसे डॉट लाइन है, तो इसको बोल रहे हो ओ और इसको बोल रहे हो ई, ये ईओ कर्व है। तो ईओ कर्व के इधर की तरफ क्या है, सल्फर रोम्बिक है, और इधर की तरफ क्या है, सल्फर मोनोक्लिनिक है। तो मोनो ये किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम दिखा रहा होगा, रोम्बिक पे और मोनोक्लिनिक में। कहोगे ये सॉलिड है, जब इसको हम लोग थोड़ा गर्म करेंगे तो किसमें क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कर्व के नाम से जाना जाता है। तो यही कहोगे कि जो ईओ होता है इसको हम लोग मेटास्टेबल मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सल्फर के नाम से जाना जाता है। ये जो कर्व होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर शो करता है, और ये जो मेल्टिंग पॉइंट किसका शो करता है, तो सल्फर रोम्बिक का मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है। जो सल्फर रोम्बिक हमारा किसमें, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 ही आने वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास चार एरिया है। चार एरिया कौन कौन सा है, अब वो देख लो। अब पढ़ रहे हैं तो पूरा खत्म करके चलो, हम चीज पढ़ लेते हैं जो चीज। देखो अगर एरिया के बारे में बात करोगे तो ये नीचे की पूरी एरिया एक है, यहाँ वाली एरिया दो है, और इधर वाली पूरी तीन एरिया है, और बीच में जो हमारा एक चार एरिया टोटल प्रेजेंट है। कौन कौन सा, ए बी सी डी, मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, एक एरिया हो गया। ये इस पीली और हरी लाइन के आगे एक एरिया हो गया, बीच वाला एक अलग एरिया हो गया, और ये वाला, मतलब टोटल यहाँ पे चार एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अंदर इसी के अंदर। तो यहाँ पे बताओगे क्या, देखो कहोगे कि ये रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर जो हम अगर हम बात करते हैं, कहोगे इस रीजन के अंदर अगर हम लोग बात किया जाए तो सॉलिड भी पाया जाता है, लिक्विड भी पाया जा रहा है, वेपर भी पाया जा रहा है इस फिगर के अंदर। तो कहोगे कि ये जो एरिया है इसमें ये कह रहा है कि एक स्टेबल एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहा है। यह एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर दो तीनों देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस सिंगल फेज के अंदर आप जो चार तरीके का देख रहे हो, चार फेज देख रहे हो, या आप इस तरीके से तीन रीजन देख रहे हो, सॉलिड, लिक्विड, वेपर वाला, कहोगे इसके टोटल चार एरिया हैं, ए बी सी सी डी है, डी सी ई एफ है, बी ई सी है, ठीक है, और ए बी ई एफ है, यहीं पे छोटा सा लिखे हैं। ये जो होते हैं ये बाई वेरिएंट होते हैं, सिंगल फेज में ही ये बाई वेरिएंट होते हैं। आप कहोगे ये प्रेजेंट तो रहते हैं लेकिन सिंगल फेज में ही बाई वेरिएंट रहते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट टेम्परेचर पे, आप डिफरेंट प्रेशर पे आपको वाई वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब दो अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ये कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द एरिया, जो ये हमें चार एरिया मिले हैं, वेपर सल्फर के, वेपर लिक्विड के, मोनोक्लिनिक के और सल्फर रोम्बिक के। तो इसी तरीके से कहोगे कि ये जो एरिया होगा हमेशा ना, इसके पहले क्या होला, मोनोवेरिएंट 1 आ रहा था, इसका क्या आ रहा था, 1 क्या आ रहा था, तो कहोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यहाँ पे जो आपको एरिया आएगा ना, आप एरिया तो एक ही होता है ना, तो कंपोनेंट आप बेसिकली फेज जो मान लोगे एक ही मांगोगे। सभी का एरिया सेम होगा ना, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास एक ही फेज है, एरिया को वन ही मान लेंगे। और कंपोनेंट हमारा सल्फर तो उसको भी वन मान लेंगे। तो जब दोनों को आप निकालोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो क्या होता है, एफ बराबर में सी माइनस पी प्लस टू होता है। तो एफ बराबर में क्या होता है, सी क्या होता है, कंपोनेंट वन होता है, और पूरे सॉलिड लिक्विड गैस को एक एक पर्टिकुलर एक एरिया मान लें, एक कंपोनेंट मान लें, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि दो है। यानी कि आप पहले भी इसमें पढ़ रहे हो कि ये जो होता है ये वाई वेरिएंट होता है।
वाई वेरिएंट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको सिंगल फेज जो प्रेजेंट है, डिफरेंट वैल्यू टेम्परेचर प्रेशर पे हम इसको एक ही मान ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया मान ले रहे हैं। तो एरिया एक ही मतलब पर्टिकुलर चारों को मिला के हम एरिया मान रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, 2 आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, वाई वेरिएंट सिस्टम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब जरा ध्यान समझना। यही हमने पढ़ा कि एफ एफ बराबर में क्या होता है, एफ बराबर में होता है सी माइनस पी प्लस टू। आपका सल्फर है, पूरे कंपोनेंट पे आपका सल्फर है, और एरिया पूरे फेस को हम मान लें कि हमारा एक पर्टिकुलर एक ही एरिया, तो 1 - 1 + 2, यानी कि जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया, 0 क्या आ गया, 2 आ गया। तो यानी कि जो आपका सिस्टम होगा वो क्या हो गया, बाई वेरिएंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो आपने कुछ देर पहले इस तरीके से पढ़ा था। ये जो डॉट लाइन हो रही थी वो 3 पॉइंट पे, बी पे मिल रही थी, सी पे मिल रही थी, ओ पे मिल रही थी। ठीक है, चलो बाकी कल देख लेना। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, रोक देते हैं।